Welcome listeners. Today's topic is Unit 13 of MPA 013 Public Systems Management. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त और रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी रणनीतिक प्रबंधन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा अलग अलग फील्ड से अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो स्ट्रैटेजी का यूज दशकों से हो रहा है, राइट? लेकिन आज के इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये पब्लिक सिस्टम्स के लिए भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक कोर कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे इसकी हिस्ट्री और की थिंकर्स को। उसके बाद हम 10 स्कूल्स ऑफ थॉट को समझेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक कंपैरिजन करेंगे और एंड में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजिक प्रोसेस पर आएंगे। एकदम बेसिक थ्योरी से लेकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक का सफर होगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मूल अवधारणा। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है लगातार हो रहे बदलाव को समझना। आपने एल्विन टॉफलर का नाम सुना है? उन्होंने अपनी फेमस बुक द थर्ड वेव में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। उनका कहना था कि हमारा समाज एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां बदलाव की स्पीड लगातार तेज होती जा रही है। अब ऐसी अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यही एंट्री होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां कोई संगठन अपने लक्ष्य तय करता है, नए प्लान्स बनाता है और उन बदलावों को फेस करने के लिए अपने रिसोर्सेज को सही जगह लगाता है। यहाँ हेनरी मिन्सबर्ग का एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है। एक होती है डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी, जो बिल्कुल कॉन्शियसली स्टेप बाय स्टेप प्लान की जाती है, और दूसरी होती है इमर्जेंट स्ट्रैटेजी, जो पहले से प्लान नहीं होती बल्कि अचानक आए बदलावों का रिएक्शन होती है। और जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, हमें इस इमर्जेंट स्ट्रैटेजी पर ज्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर। इस डिसिप्लिन की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी नींव रखी? अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो एक फॉर्मल डिसिप्लिन के रूप में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत 1950s और 60s के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुई थी। 1954 में मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया दिया। उन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर नॉलेज वर्कर का जमाना आएगा जहां इंटेलेक्चुअल माइंड सबसे बड़ी पावर बन जाएगा। फिर 1957 में फिलिप सेल्ज़निक आए, जिन्होंने कहा कि संगठन के अंदर की ताकत को बाहर के माहौल से मैच करना जरूरी है। असल में यहीं से मॉडर्न स्वॉट एनालिसिस की नींव रखी गई थी। 1962 तक आते आते अल्फ्रेड चैंडलर ने ये साबित कर दिया कि स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रैटेजी, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी जैसी होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। और उसी साल इगोर एंसोव ने गैप एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया। ये आज भी उतना ही यूज होता है जब हमें ये समझना होता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो कवर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रणनीति बनाने के 10 अलग अलग तरीके यानी स्कूल्स ऑफ थॉट। स्ट्रैटेजी आखिर बनती कैसे है? हेनरी मिन्सबर्ग और उनके साथियों ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 10 अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट में बांट दिया। इसे इजीली याद रखने के लिए हम इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिस्क्रिप्टिव स्कूल्स। इसमें आते हैं डिजाइन, प्लानिंग और पोजीशनिंग। इनका मेन फोकस इस बात पर होता है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पर चलते हैं। दूसरी तरफ आती है डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स कैटेगरी, जिसमें एंटरप्रेन्योरियल, कॉग्निटिव, लर्निंग और पावर जैसे स्कूल्स आते हैं। इनका फोकस इस पर नहीं होता कि क्या होना चाहिए, बल्कि इस पर होता है कि असल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में स्ट्रैटेजी कैसे निकलकर सामने आती है। यहाँ सारा ध्यान ह्यूमन विजन, कल्चर और पावर डायनामिक्स पर होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं रियलिटी हमेशा एक नीट एंड क्लीन प्लान के हिसाब से नहीं चलती, राइट? अब आते हैं चौथे भाग पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों की स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है? देखिए, एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बैठकर स्ट्रैटेजी बनाना और किसी सरकारी दफ्तर में स्ट्रैटेजी बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट सेक्टर तो पूरी तरह से मार्केट के लॉजिक, डिमांड, सप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट पर चलता है। उन्हें मार्केट चूज करने की आजादी होती है। लेकिन जरा पब्लिक सेक्टर के मैनेजर्स के बारे में सोचिए, उनके पास हमेशा ये आजादी नहीं होती। उन्हें अक्सर ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां मार्केट फेल हो चुका हो।
जैसे गरीबी हटाने के लिए या बैकवर्ड एरियाज में बेसिक सर्विसेज देने के लिए लोन्स देना। किसी प्राइवेट बैंक के लिए ये फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल ना हो, पर सामाजिक लक्ष्य के लिए ये पब्लिक सिस्टम की एक जरूरी स्ट्रैटेजी है। इस कॉन्सेप्ट को मार्क मोर ने बहुत क्लियर किया है। उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना होता है। यहाँ फैसले मार्केट से नहीं बल्कि पॉलिसी अरीना से तय होते हैं। तो अब फाइनली आते हैं 5वें भाग पर, सिद्धांत से क्रिया तक, थ्योरी को रियल एक्शन में कैसे बदला जाए। आइए इस कॉन्क्रीट एक्शनेबल मैनेजमेंट प्रोसेस को देखते हैं। मॉरिसन और विल्सन नाम के 2 एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही बढ़िया 4 चरण वाला यानी 4 फेज मॉडल दिया था। ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी रुकती नहीं है। पहला स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तीसरा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और चौथा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। किसी भी इफेक्टिव सिस्टम के लिए इन चारों स्टेप्स का आपस में कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन चारों फेजेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। फेज 1 है स्ट्रैटेजिक असेसमेंट। ये वो स्टेप है जहां आप अपना आईना देखते हैं। आप अपनी इंटरनल ताकत और बाहरी माहौल का अंदाजा लगाते हैं। इसके लिए कॉमनली स्टीप एनालिसिस का यूज होता है, यानी सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स का मूल्यांकन करना। उसके साथ ही स्वॉट एनालिसिस का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचाना जाता है। जब आप ये सब कर लेते हैं तब जाके संगठन की एक्चुअल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन तय होती है। यहीं से क्लियर होता है कि हमारा कोर पर्पस क्या है और हमें जाना कहाँ है। डायरेक्शन तय हो गई, अब आता है फेज 2 प्लानिंग। क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन तय करने से मंजिल नहीं मिलती, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी चाहिए। यहाँ पर सिनारियो प्लानिंग जैसी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। सोचिए, अगर हालात बहुत अच्छे रहे तो क्या होगा, अगर बहुत खराब हुए तो। इस तरह अलग अलग फ्यूचर्स को पहले से इमेजिन किया जाता है। इसके अलावा कंटिंजेंसी प्लानिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए आप भूकंप वाले इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ डिजास्टर या आगामी खतरे के लिए प्लान बी और प्लान सी तैयार रखना पड़ता है। ये सारी प्लानिंग एक स्ट्रैटेजिस्ट को फाइनल बेस्ट चॉइस लेने में हेल्प करती है। अब आती है सबसे टफ स्टेज, फेज 3 स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो खुद ब खुद लागू नहीं होती। इसे ग्राउंड पर लागू करना पड़ता है। इसके लिए फंड्स चाहिए, सही लोग चाहिए और एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ कमांड चाहिए। और एक बात खास तौर पर पब्लिक सेक्टर में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर्स या टीचर्स जो डायरेक्ट पब्लिक से डील करते हैं, उन्हें अपने फैसले लेने की कितनी आज़ादी या डिस्क्रिशन मिलनी चाहिए। इसे मैनेज करना इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग हिस्सा है, क्योंकि थियरी और ग्राउंड रियलिटी में अक्सर बड़ा गैप होता है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप, फेज 4 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जैसा मैंने पहले कहा था, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग लूप है। आपने जो सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है? एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट से लगातार कंपेयर किया जाता है। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम तुरंत फीडबैक देता है, ताकि टाइम रहते प्लान्स को, रिसोर्सेज को या टाइमिंग को ठीक किया जा सके। ये कंप्लीटली एक कंटिन्यूअसली सीखने और अडेप्ट करने की प्रक्रिया है। आज के इस पूरे टॉपिक का सार अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो मार्क मूर के इस कोट में छुपा है। पब्लिक सिस्टम्स में इन सारी थियरीज, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग और मेहनत का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं देखती, उनका मेन गोल समाज पर एक पॉजिटिव अर्थपूर्ण असर डालना होता है। जब एक सिटीजन को अच्छी सर्विस मिलती है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की असली सक्सेस है। तो आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या सिर्फ कल की बीती हुई समस्याओं पर रिएक्ट करते रहना काफी है, या फिर आने वाले कल के लिए पब्लिक वैल्यू पैदा करने के लिए हमें अभी से एक्टिव स्ट्रैटेजाइजिंग करनी होगी? यही वो सवाल है जो हर पॉलिसी मेकर और पब्लिक मैनेजर के दिमाग में होना चाहिए। Thank you for watching. Next unit will be discussed in the next video. If you'd like to attend the quiz, see the description, quizzes. Please do like, subscribe and share.